सबसे पहली चीज टाइम ब्रैकेट्स आपको फॉलो करने का बोला है। कैसा भी पेपर आए, इजी आए टफ आए, टाइम ब्रैकेट्स फॉलो करना है, मतलब करना है ना। हमारा आंसर ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर हम हर टेस्ट में करते थे, बस इसी टेस्ट में नहीं किया। हमने हर टेस्ट में किया, बस नीट में नहीं किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि करना है मतलब करना ही है, ठीक है। तो आपको टाइम ब्रैकेट फॉलो करना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टफनेस और इजीनेस ऑफ द पेपर, ठीक है। इट्स अ मस्ट, राइट। दूसरा, लर्न टू लीव। जो क्वेश्चन हमारा फेवरेट है, हम वहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं कि यार ये कैसे नहीं हो रहा है मुझसे, ये तो मैंने पूरी क्लास को समझाया था, क्लास के हर एक बच्चे को मैंने इसका सोल्यूशन बताया था, ये मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। आप अननेसेसरी इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो। उस क्वेश्चन को अगर वो उस समय नहीं हो रहा है, बिल्कुल बाद के लिए छोड़ देना है। लर्न टू लीव, टू अटेम्प्ट इट लेटर, नॉट कि उसी समय बस देन एंड देयर करना ही है। जो आप बोल रहे हो ना कि हम ओवर थिंकिंग कर जाते हैं, या किसी हमको क्या ग्रीड आ जाता है, राइट, कि अब मेरा ऑप्टिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तो मुझे आते ही है, ऐसा कैसे हो रहा है कि इसका आंसर नहीं आ रहा। क्लास में सब तो मुझसे डाउट पूछते थे, मुझसे ही नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। आप उसको अननेसेसरीली अटेम्प्ट करके आते हो, ठीक है। 5-10 मिनट लगा दिए एक ही क्वेश्चन में, दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल, शुरू में नहीं, ठीक। फिर रही बात तुम्हारे राउंड्स की। फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड मतलब लव एट फर्स्ट साइट। जो पहली नजर में हो रहा है कर दो, टाइम लग रहा है लीव इट, ठीक है ना। जो एकदम इजीली हो रहा है, राइट। जैसे क्या होता है बायो में, आप बोलते हैं कि सर इन जनरल क्वेश्चन लेंदी थे, मान लिया इन जनरल लेंदी थे, सारे लेंदी थे नहीं, जो लेंदी नहीं थे पहले वो करो। लेंथ कैसे पता चलती है, देख के पता चल जाती है, इसमें इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर सारे लेंदी नहीं है तो जो पहले, ताकि क्या होता है उस टाइम को ना आप छोटे छोटे उसमें और बांटना स्टार्ट करो, राइट। अब तो ऐसे 2 सेक्शन आते हैं उसमें, बॉटनी जूलॉजी, ठीक है। तो एक कोशिश करो कि भाई इतने क्वेश्चन मुझे पढ़ लेने हैं इतने टाइम में, राइट। जब आप माइक्रो प्लानिंग नहीं करोगे तो आपका टाइम मिसमैनेज होता है, राइट। 30 मिनट बाद आप रियलाइज करते हो कि यार मैंने तो अभी 30 ही क्वेश्चन पढ़े। फिर आप करते हो पैनिक कि बचे हुए टाइम में बाकी क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, आप लगा देते हो यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो आपको माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो शुरू का फर्स्ट राउंड है ना, वो एकदम ऐसे स्मूथली होते जाना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है लीव इट, दूसरा नहीं आ रहा है लीव इट, 3-4 लाइन से नहीं हुए पेज छोड़ो, दूसरे पेज में नहीं हो रहा है लास्ट से स्टार्ट करो, लास्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है सब्जेक्ट बदलो, अगले सब्जेक्ट में भी नहीं हो रहा है फिजिक्स पे आ जाओ, वहां भी नहीं हो रहा है आज आपका दिन है फिर। बट ऐसा होता नहीं है ना। कभी ऐसा एग्जाम नहीं आया है कि मतलब पीसीबी जो है वो पूरे ही ऐसा पूछ लिया कि बस जो जो मेरे को देख के पेपर बनाया, जो जो मुझे नहीं आता था सब पूछ लिया इन्होंने, पूरे 200 वही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। सो लर्न टू लीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट राउंड मीन्स जो पहली नजर में होता जा रहा है, इजीली होता जा रहा है, जस्ट कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। सोचने का टाइम नहीं है। सोचने का टाइम कहां है, सेकंड राउंड में। और फर्स्ट राउंड में कुछ हमने मार्क कर दिए कि यार ये एक बार पढ़ लिए थे, अब इन 2-3 में डाउट थे कि इस 2 ऑप्शन में मुझे डाउट था, कंफ्यूजन था, मैंने छोड़ दिया। मुझे ये लग रहा था लेकिन मैं श्योर नहीं था, मैंने छोड़ दिया। सो आपको पता है भाई, आप तो बायो के हो, है ना, आपको पता है एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है ना। तो जो आप कॉन्शियसली सोच रहे हो, क्या वही एक्टिविटी चल रही दिमाग में, कि सबकॉन्शियस भी कुछ करता है साथ में, करता है ना, अननोइंगली होती ही चीज़ें। आपने वो एक बार पढ़ लिया है ना, वो सबकॉन्शियस में चल रहा है, वो सॉल्व हो रहा है। यू जस्ट नीड टू गिव इट टाइम। और हम फोर्सफुली उसी समय करना चाहते हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है ये छोड़ दिया और बाद में टाइम नहीं बचा तो आपकी घड़ी कोई और चला रहा है क्या,
आपका टाइम कोई थर्ड पर्सन मैनेज कर रहा है क्या? आप ही मैनेज कर रहे हो ना? तो आपको अपने आप पे ही शक है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे फिर भी टाइम पूरा 3 घंटा लगा लेंगे। बी लॉजिकली कंसिस्टेंट। जो कम क्वेश्चन कर रहा है वो कम टाइम में भी तो कर लेगा ना। जिसको ज़्यादा आता है वो जल्दी जल्दी करता है, उसका कम टाइम में पेपर हो जाता है। जिसको कम आता है उसको कम क्वेश्चंस करने, उसको भी 3 घंटे मिले। टाइम कहाँ कम है? ठीक है, तो आपने मार्क कर दिया ना। इन दो में कंफ्यूजन था, आपका कैलकुलेशन नहीं आ रहा था, आधी स्टेप आपने कर ली थी, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा था फिजिक्स में, इसके बाद क्या करें? यू लीव इट राइट देयर। ठीक है, वो चीज़ हम कहाँ देखेंगे? सेकेंड राउंड में। एक नज़र में हो गया सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन था एक बार फिर देख लिया, हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज वी कम टू द थर्ड राउंड। व्हाट इज थर्ड राउंड? थर्ड राउंड में हम चीज़ों को करेंगे बाय एलिमिनेशन। क्या मुझे तो थ्योरी नहीं पता इसकी, लेकिन जैसे हमने बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, बाय एलिमिनेशन क्या लिया? बायो। क्यों? आर्ट्स हमको लेना नहीं है, कॉमर्स हमको लेना नहीं है और मैथ्स हमको पसंद नहीं है, सो वी आर लेफ्ट विथ बायो। सो यू आर गुड एट एलिमिनेशन, इजंट इट? तो हमको वो करना है कब? थर्ड राउंड में, राइट? क्वेश्चन नहीं हो रहा ना अब एलिमिनेशन से। जब आपको अपने एलिमिनेशन पे भरोसा आ जाए, आप उसमें फ्लुएंट हो जाएं, तो फिर आप उसको फर्स्ट राउंड में भी लगा सकते हैं। ठीक है, पहले भी बोल चुका हूँ, एक वीडियो डला हुआ है मेरा, है ना, उसमें मैंने PYQ सॉल्व किए हुए हैं, करीब 30 PYQs है जो एलिमिनेशन से कैसे हो सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स से, न्यूमेरिकल हैं और वो विद इन सेकेंड्स हो रहे हैं। बस ये नहीं करना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा, एंड दे आर टोटली न्यूमेरिकल्स और बहुत ईजीली सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और हमारी लेंदी प्रोसेस चलती है इन जनरल, राइट? उन चीज़ों को सीखो, हर टेस्ट के पहले कुछ चीज़ें देख के जाओ, राइट? तो वो क्या है, आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ यार आज मुझे ना ये वाली मेथड अप्लाई करके देखनी है। ठीक है, चलो टेस्ट में टाइम नहीं मिला, घर पे आके देखो कुछ क्वेश्चंस में यार इस तरीके से हो रहा था क्या, घर पे तो एनालाइज कर सकते हो। एक बार जब भरोसा आ जाएगा ना, हाँ यार एलिमिनेशन से हम करना सीख गए, डायमेंशन एनालिसिस कर लेते हैं हम। ठीक है, हमको रेंज का आइडिया होता है कि अच्छा ये है तो इस रेंज में आना चाहिए आंसर, ये तो नहीं होगा, ऐसा कर लिया, तो उस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। वो थर्ड राउंड है। ठीक है, तुक्के कब लगाना चाहिए? कभी भी नहीं। और बोलो? हाँ, लगाना चाहिए कब? जब आपको लग रहा है हर क्वेश्चन हो गया है, हर सब्जेक्ट में बस एक दो क्वेश्चन बच रहे हैं, बाकी मेरे पूरे सही है, अब आप तुक्के लगा सकते हो मेरी तरफ से। ठीक है, जैसे इस साल 3 लोग 720 लेके आए, फोर्थ रैंक कितने मार्क्स है उसके? 716, 715 नहीं है, 716, 715 नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन छोड़ा उसने डेलिबरेटली। ये कॉन्फिडेंस लेवल है बंदे का। ठीक है, कि 200 में से ये वाला मुझे नहीं आता है, बाकी सारे आते हैं। धीरे धीरे आप भी डेवलप कर लोगे, है ना, बट पहले पॉजिटिव चीजें बोलना स्टार्ट करो, नेगेटिविटी मत ढूंढो, है ना। पिछले टेस्ट में स्कोर नहीं आया, सर हमने पढ़ा नहीं था, हमको टाइम कम पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, इस बार टाइम दे दिया, पढ़ लिया, सर तो पेपर ही इजी था, हमको तो रोना ही है। अगला टफ आया और हमारा बिगड़ गया तो बंदा मोटिवेट ही नहीं होना चाहता, है ना। मैंने आपको कई बार बोला है, कोई चीज आप ठान लो ना तो दुनिया आपको नहीं हिला सकती। आपने ठान लिया आप ये करके ही रहोगे तो आप करके ही रहोगे। आपने ठान लिया हम मोटिवेट होंगे ही नहीं, बुला लो किसी को भी, तो आप नहीं होगे, है ना। जिसने पेसिमिज्म ठान लिया है कि नहीं आप कुछ भी करो हम उसमें नेगेटिविटी निकाल लेंगे, तो आप निकाल ही लोगे। आप विपक्ष में बैठ गए हो, हर चीज में आप कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ लेते हो रोने के लिए। ठीक है भाई, मैंने पेपर दिया, किसी ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, वहां मार्क्स ज्यादा आ गए,
ये नीट लेवल का नहीं बना रहे हैं, वो लोग नीट लेवल का बना रहे हैं, ठीक है। वहां मार्क्स कम आ गए, ये लोग ना जान करके हमारे मार्क्स ज़्यादा बढ़वा रहे हैं ताकि हमको ऐसा लगे कि हमको अच्छा पढ़ाया जा रहा है और हमारे मार्क्स आ रहे हैं। ये होता है पेसिमिज्म। हर केस में हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढना है, हम मोटिवेट होंगे ही नहीं। ये कहाँ है यार, ये क्या तरीका है, ठीक है। तुम बिना पढ़े गए थे और फिर मार्क्स आ गए क्या, तो फिर भरोसा रखो ना अपनी पढ़ाई पे, क्या मैंने पढ़ा था तब मार्क्स आए, ये मेरे एफर्ट्स हैं, रिपीट क्यों नहीं होंगे, होंगे ना, और अच्छा करेंगे, ठीक है। देखो मार्क्स का ग्राफ कैसे होता है ये भी ध्यान रखो। जो मार्क्स का ग्राफ है ना, ये ऐसे चलता है, फिर ऐसे बढ़ता है, फिर एक डिप आता है, ठीक है, कई बार 2 डिप आते हैं, फिर ये ऐसे जाता है, फिर एक डिप आता है, फिर ऊपर जाता है। आप सोच रहे हो कि मार्क्स का ग्राफ ऐसा हो जाए, ये नहीं होता है, ठीक है। आप पहले एक रेंज में जाओगे, वहां थोड़ा सा मेंटेन रहेगा, 1-2 डिप भी आएंगे, वो डिप आएंगे, फिर आप बढ़ोगे, फिर वहां पे फ्लैट रीजन आएगा, फिर 1-2 डिप आएंगे, फिर बढ़ोगे, राइट। इंक्रीमेंट, मेंटेनेंस, फिर टेस्टिंग फेज, भगवान परीक्षा लेता है, फिर इंक्रीमेंट, फिर मेंटेनेंस, फिर टेस्टिंग फेज, ऐसे चलता रहता है। ईसीजी की तरह ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना भाई, ये जीवन है ही ऐसा यार, इसको एक्सेप्ट करो आप। उतार चढ़ाव आएंगे ही, है ना, लेकिन उतार चढ़ाव में भी हम चढ़ ही रहे हैं, है ना। हमारी गाड़ी उचक उचक के चढ़ ही रही है, ओवरऑल उतार चढ़ाव के साथ ऊपर चढ़ रहे हैं, वो चलेगा, ठीक है, राइट। चलो, तो तुम्हारा आंसर डन। इसके अलावा उसको छोड़ें, उसको छोड़ें, क्योंकि 4 में तो मुझे भी कंफ्यूजन होता है। आप बायो का कोई क्वेश्चन पूछो, मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, 4 में मुझे भी कंफ्यूजन होता है। जब हम बोल रहे हैं कंफ्यूजन है, मतलब 2 में ही होता है, तो 2 में कंफ्यूजन है और ज़्यादा पढ़ के आए, क्योंकि वहाँ पे फिर 2 लॉ है। पहला, 2 में कंफ्यूजन है, आपने लगाया वो -1 होगा, ठीक है। फिर दूसरा लॉ, अगली बार आपने नहीं लगाया, यू विल रिग्रेट इट, मैं सही जा रही थी, मैंने क्यों नहीं लगाया। फिर आपने अगली बार लगाया, फिर पहला लॉ, फिर गलत होगा। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दिस 2 लॉज अनलेस आप और पढ़ के जाएं। कंटेंट बढ़ाओ ना। आप सोचो मैं एक लेक्चर लूं, मुझे ये लग रहा है, मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे ये ऑप्शन सही लग रहा है, फिर अगले क्वेश्चन में इसमें मुझे ये सही लग रहा है। लिसन टू योरसेल्फ। मैं ऐसे पढ़ाऊं तो पढ़ोगे मुझसे कि सर को ये सही लग रहा था, मम्मी आज सर ने बताया उनको 2 में कंफ्यूजन था, एक सही लग रहा था तो उन्होंने वो वाला सही बताया। फिर मम्मी खुद ही बोल देगी ये कौन है जिसको पढ़ाने में सही लगता है, पता नहीं है। लिसन टू योरसेल्फ, है ना, हमको श्योर होना है। मैं ऐसे जवाब दूंगा आपको चलेगा क्या, नहीं ना, हमको श्योर होना है। श्योर होने के लिए और पढ़ो ना। उसमें दिक्कत क्या है, उसमें मेन दिक्कत है हम पहले एमसीक्यू नहीं करके जा रहे हैं, हमें सफिशिएंट एमसीक्यू करना है। क्या होता है, कुछ चीजों पे आपके दिमाग ने अलग तरीके से सोचा ही नहीं है, ठीक है। मैं अभी देख रहा था कि वो हेयर एंड टॉर्टोइज वाली जो कहानी है ना, सबने सुनी हुई है, राइट। किसी एक बंदे ने उसको 5 तरीके से समझा दिया। एक बोलता है, बोले यार जो खरगोश है ना, उसको लगा यार थोड़ा सा इसको प्रोत्साहन देना चाहिए कछुए को, इसलिए वो रेस्ट पे हट आ गया था कि ले चल आज तू ही जीत जा। बात नजरिए की होती है, हम दूसरे तरीके से सोच ही नहीं रहे हैं। मतलब ये है हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम हमारे नोट्स पढ़ रहे हैं, हम एक ही तरीके से सोच रहे हैं, है ना। कबीर ने दोहा लिखा था, उन्होंने कुछ सोच के लिखा था, आपने उसमें से 4 मीनिंग निकाल लिए। कबीर को भी नहीं पता था कि मैंने ऐसा सोचा था, या आपने सोचा है, आपने उसको अपने हिसाब से कर लिया, ठीक है। तो
वो नज़रिया सोचने का कब आएगा? जब मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए जो मुझे मजबूर करे वैसे सोचने के लिए। हम एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग को अलग तरीके से सोचने की आदत ही नहीं है, मोल्ड ही नहीं किया हमने उसको वैसे। फिर कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो कन्फ्यूज़न पहले घर पे तो क्रिएट हो ना, तो हम उसको रेटिफाई करें, हमारा कंटेंट बढ़ जाए, फिर एग्जाम में क्यों होगा ऐसा? डू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमसीक्यू बिफोर गोइंग इन द एग्जाम, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, ये मस्ट है। जो लोग बोल रहे ना हम 3 बार एनसीईआरटी पढ़ के गए थे, उसके बाद भी बोलते हैं ये एनसीईआरटी के बाहर का है, फिर टीचर बताता है ये लाइन, हाँ 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 सर ये है, मेरी गलती है। गलती क्या है? आप टीचर के पास पहुंच गए, क्यों? क्योंकि कुछ आपने किए, कुछ टीचर करा, हमने मेहनत वाला काम नहीं किया। पेपर का एनालिसिस क्या बोलता है? क्वेश्चन नहीं आया, आंसर मत देखो, पहले कंसेप्ट बिल्ड करो, फिर आंसर लाओ। ये आपको आ नहीं रहा था ना टेस्ट में, उसका सही आंसर मत देखो, पढ़ो एनसीईआरटी, पढ़ो नोट्स, देखो सही आंसर क्या है, मिलना चाहिए आपको। ठीक है, फिर उसमें क्या होती है हमारी पैसिव लर्निंग। हमने पैसिव लर्निंग एकदम रोक रखी है, बिल्कुल ही बंद हो गई है ही नहीं पैसिव लर्निंग। मुझे बताओ, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, है ना, उसमें से कितने के पेरेंट्स से आप लोग बात करते हो या पेरेंट्स को आप अच्छे से जानते हो? बहुत रेयर इवेंट है। क्यों? क्योंकि मोबाइल आ गया, इसने क्या कर दिया? पैसिव लर्निंग बंद कर दी। ठीक है ना, पहले घर जाके मिलते थे, बाहर से चिल्लाते थे, फिर वो आता था, फिर उसके पापा डांटते थे, एक कनेक्शन तो था कम से कम, डांट वाले ही सही, बट कनेक्शन तो था कि रोज आ जाता है यहाँ पे, कल से मत दिखना। ठीक है, बट कनेक्शन तो था। हमने क्या कर दिया? हमने स्पून फीडिंग चालू कर दी है। ये नहीं आ रहा है, हमने 3 लेटर लिखे, गूगल ने 8-10 और दिखाए, तुम यही ढूंढ रहे हो, ये इसका आंसर है। पैसिव लर्निंग बंद, ये करना है। खुद से एनसीईआरटी पढ़ो, ये पेनफुल प्रोसेस है, इसलिए आपको करने में जोर आता है। आप सीखना चाहते हो ना, तो पेन तो आएगा ना फिर। ठीक है, तो ऑनलाइन सॉल्यूशन ढूंढना बंद करो। ठीक है, डायरेक्ट आंसर्स देखना बंद करो, पहले ढूंढना सीखो, एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो। ठीक है, कि यार ये कंसेप्ट कहाँ लिखा है, उस पैराग्राफ को फिर से पढ़ो, तब आपको लगेगा अच्छा हाँ इस लाइन को हमने इस नज़रिए से तो कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, ये पैसिव लर्निंग है, ये स्टार्ट करो, इसका रिटेंशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक वो कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा। चलो कुछ एक ऑनलाइन वालों के ले लें अपन। नेक्स्ट टू नेक्स्ट टेस्ट में बहुत सारी चीज़ फर्स्ट टाइम करनी है, तो हम पहले टेस्ट के प्रेप पे फोकस करें या फिर वो चैप्टर जो छुए भी नहीं है ख़त्म करें। ऑल राइट, ठीक है। देखो, एक तो ये कि ये हमेशा ध्यान रखो, लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं ना वो पैरेलल में चलते हैं, सीरीज में नहीं चलते हैं। ऐसी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको पैरेलल ही चलाने पड़ेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि अभी पहले 2 टेस्ट तक तो हम केवल बायो ही अच्छा कर रहे हैं, फिर अगले 2 टेस्ट में हम केमिस्ट्री अच्छा करेंगे, फिर अगले 2 टेस्ट में हम फिजिक्स अच्छा करेंगे, फिर उसके बाद एक दिन बाद जब हम बायो लेके बैठेंगे और हमसे कुछ नहीं होगा, हम भूल गए, अब हमको कुछ याद नहीं है, अब हम डिप्रेशन में हैं, अब हम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है हमको कुछ याद ही नहीं है। दिस इज वॉट यू आर डूइंग। ठीक है, चीज़ें आपको इन टच रखनी पड़ेगी। इन टच रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 चीज़ें। आपका जो नेक्स्ट टेस्ट सिलेबस है, अगर उसमें से मेजॉरिटी चीज़ आपको नहीं आती है तो मेजर टाइम आप नया सीखने के लिए दो और माइनर टाइम आप रिवीजन के लिए दो। ये रिवीजन उस टेस्ट का भी हो सकता है, ये रिवीजन इन जनरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके मार्क्स किस रेंज में है। अगर मार्क्स की रेंज कम है, 400 से कम है, तो आप टेस्ट वाले टॉपिक पे ही फोकस करें। ठीक है, और मार्क्स की रेंज अगर 400 से ज़्यादा है
500 से ज़्यादा है तो रिवीजन आप इंडिपेंडेंट भी रख सकते हैं कि नहीं, कुछ पुराने टॉपिक्स जो हैं जो हमने पहले पढ़े थे उनको भी रिवाइज कर लें। कोशिश ये होना चाहिए कि 20 दिन के अंदर पुराने टॉपिक के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हो जाएं, सो दैट दे आर ऑन द टिप्स, है ना। अदरवाइज वी गेट अ फीलिंग कि हाँ थोड़ा सा टच जा रहा है, राइट। तो यहाँ ये चीज़ें आप कर लें, ऑलराइट। बट मेक श्योर हर चीज़ का कुछ ना कुछ पढ़ के जाएं। आप चैप्टर को टोटालिटी में मत करो, स्पेशली फिजिक्स, एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, है ना। अब जैसे फिजिक्स में अपन ने ब्रांच निकाली कि भाई वेव्स की बात हो रही है, तो वेव्स में क्या है, वेव्स में वेव इक्वेशन है, ठीक है। फिर वेव्स में वेव्स ऑन स्ट्रिंग वाला एक पोर्शन है, फिर साउंड वेव वाला एक पोर्शन है, फिर डॉपलर वाला एक सेक्शन है, फिर बीट्स वाला एक सेक्शन है, फिर स्टैंडिंग वेव वाला एक सेक्शन है। हम क्या करते हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है 2 दिन में नहीं हो पाएगा, पूरा ही नहीं किया। इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, मान लिया ऐसा, क्या वो तीनों क्वेश्चन बीट से आएंगे? लगता है आपको? क्या वो तीनों क्वेश्चन स्टैंडिंग वेव या डॉपलर से आएंगे? नहीं। लेकिन अगर आपने इसमें से ये कर लिए 3, तो आप ये मानते हो कि 3 में से 1 या 2 आपके हो जाएंगे? तो पार्ट में तो करो उसको, जो आप कम टाइम में कर सकते हो वो तो करो। उसमें से जो नीट में ज्यादा वेटेज रखता है, आपको लग रहा है कि यार नीट में ना इसके काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके भी पूछे गए हैं, इसमें से ये मैं कम टाइम में कर सकता हूं, ये कर लो। अगली बार ये रिवीजन में बैठा होगा, बाकी टॉपिक न्यू में बैठे होंगे। बट चैप्टर्स ऑल टुगेदर क्यों छोड़ना? फिजिक्स के लिए तो यही है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सर बताएंगे, है ना, कि बायो में कैसे सोचना है। बट ये जरूर करें, है ना। फिजिक्स में ऐसा होता है, पोर्शंस हैं, राइट। आप वो चीज़ कर लें, आपका काम हो जाएगा। जैसे कैलोरीमेट्री, कई बार हमको परेशान वो चीज़ कर रही होती है जो कभी एग्जाम में ही नहीं आई। आइस वाटर मिक्सिंग, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं आया उसमें, लेकिन हमको पढ़ाया गया। तो मेरे पास क्या है, 2 चीज़ें, एक है रेगुलरली केम इन एग्जाम, और एक और क्या है, मे कम इन एग्जाम। किसको प्रायोरिटी दोगे आप? इसको ना। और डर किस चीज का है? इसका। उस डर के कारण क्या हो रहा है, यही नहीं कर पा रहे। ठीक है। फ्रिक्शन में 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हमको समझ में नहीं आया, है ना, तो हमने क्या बोला, फ्रिक्शन बहुत टफ है। जब ऐसा हमने बार बार बोला फ्रिक्शन टफ है, फ्रिक्शन टफ है, उसके इजी क्वेश्चन को देख के भी हमको डर लगने लग गया। फिर धीरे धीरे हमने उसको फ्रिक्शन की बजाय मैकेनिक्स बोलना चालू कर दिया, फिर हमने फिजिक्स बोलना चालू कर दिया। है ना। ये कैसा हो गया कि मेरा अंगूठा दिख रहा था और मैंने आप डॉक्टर को जाके बोला फुल बॉडी पेन हो रहा है। कर तो ऐसे ही रहे हम। समस्या को छोटा करके बताओ तो खुद को भी ऐसा लगेगा कि हाँ कम ही समस्या है जीवन में, है ना। समस्या को एग्जेगरेट करके मत बताओ, ठीक है। जो रेगुलर आया वो करो, ये एग्जाम में नहीं आए अभी छोड़ दो। जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में रेगुलरली आए हुए क्वेश्चंस हैं, वही नहीं हुए तो कोई एग्जाम के बाहर निकलने के बाद क्या बोलेगा आपको, ये तो PYQ जैसा है, बस डेटा चेंज हुआ है। फिर किसको बुरा लगेगा, है ना। जैसे ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन आया कि ये लेंस है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इसमें 3 बार सॉल्व करना था, रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवाता ना एग्जाम के पहले, तो आप क्या बोलते, सर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो आप, ऐसे एग्जाम में नहीं आते हैं। बोलते आप हम क्यों करें इतना, ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, मिलते ही नहीं नीट की बुक में,
हमने देख ली 10 रेफरेंस, है ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि अभी तक नहीं आए एग्जाम में, लेकिन एक बार आया। क्या सारे 50 ऐसे ही थे? तो 50 की तैयारी वो करे जो 160 170 ला रहा है। जिसके 30 मार्क्स आ रहे हैं वो भी इसमें उलझ रहा है। वो क्यों उलझ रहा है यहां पे? आप उन 4-5 के लिए क्यों उलझ रहे हो जो 4-5 क्वेश्चन वैसे आ सकते हैं? आप लोग 140 में से 100 की तैयारी कर लो, 3 गुना हो गए मार्क्स, है ना। पिछले साल कहीं कोई एक किसी पेपर में इनवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया जो बैलेंस नहीं था, हर किसी को लग रहा था यही आएगा अब एग्जाम में। टिप्स मिली हुई है, यहां से मिले हुए हैं लोग, यहां जो आता है वो एग्जाम में आता है। जिसको देखो वो उस क्वेश्चन को लेके 10 क्वेश्चन दूसरे भी नहीं हो रहे, लेकिन ये कैसे नहीं हुआ, ये आज तक एग्जाम में नहीं आया, ये हमसे नहीं हो रहा, हमको बहुत टेंशन हो रही है। स्टेटमेंट ऐसे नहीं थे, लेकिन कर यही रहे थे। आज तक एग्जाम में नहीं आया, हमको भी नहीं आता, इसलिए हमको बहुत डर लग रहा है एग्जाम का, कि अभी एग्जाम में आया तो। और उसका क्या, ये हमेशा एग्जाम में आया, हमने इसको नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम वो पढ़ रहे हैं जो आ सकता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। जैसे एक बार रियलाइज करो, जो आप पढ़ रहे हो, इज इट वर्थ गिविंग एफर्ट्स राइट नाउ, कि नहीं अभी के लिए होल्ड कर दें और अप्रैल में कर लें। इस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, एक चीज मैंने आपको बोली है, अपना रूटीन लिखो, है ना। 3 से 4 दिन का टेस्ट के बीच का एक रूटीन लिखो। हमने क्या रूटीन फॉलो किया? हम इतनी बजे उठे थे, हम इतनी बजे पढ़ने बैठ गए। मैं एक सैंपल बना देता हूं जैसे, ठीक है, कि 6 बजे हमने अलार्म बजाया, 15-20 बार तो हमने उसको स्नूज किया, ठीक है। जैसे तैसे 7 साढ़े 7 पे हम उठ गए, ठीक है। फिर सोफे बैठ के सोचा कि आज क्या करना है ना। समहाउ हम 8 बजे तक पढ़ने बैठ गए, ठीक है। आप काउंटिंग कब से करते हो उठने की? 6 बजे से, क्योंकि पहली बार अलार्म तभी बजा था। लेकिन पढ़ने कब बैठे? 8 बजे, है ना। तो 8 बजे हम पढ़े, 10 बजे तक हमने पढ़ाई की, ठीक है। इस पढ़ाई में हमने क्या किया? हमने एनसीईआरटी पढ़ी बायो की, ठीक है, और हमने कुछ एमसीक्यू किए केमिस्ट्री के, लेट से ऐसा कुछ हमने किया, राइट। फिर हमने एक ब्रेक लिया, लेट से वो था 1 घंटे का। फिर हम 11 AM पे फिर पढ़ने बैठ गए, है ना। 11 से हम 2 तक पढ़े, राइट। फिर कुछ हमने किया, है ना। हमने यहाँ पे PYQ सॉल्व किए फिजिक्स के, PM, हाँ सही बात है, ठीक है, हाँ इतना तो, ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, सही बात है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप इस तरीके से लिखो, राइट। तो पता चलेगा, मतलब आप ये मत लिखना कि मैंने ये चैप्टर तैयार किया, उस चैप्टर में वर्किंग क्या की, एनसीईआरटी पढ़ी, MCQ सॉल्व किए, क्या किया, वो जरूर लिखना। क्योंकि उस इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि तुम तैयार थे कि नहीं टेस्ट के लिए। तुमको जो तैयारी लग रही है, लिटरली वो तैयारी में गिनती में आता है कि नहीं। हमारी तैयारी की डेफिनेशन ही तो गलत नहीं है, ठीक है। इसलिए लिखो कि हम किस लेवल पे प्रिपेयर होके गए थे। हमने केवल एनसीईआरटी पढ़ी थी, हमने केवल MCQ किए थे, हमने शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, ठीक है। हमने क्या किया था लिखना है। हमने PYQ सॉल्व किए थे, नहीं हमने एक रेफरेंस भी सॉल्व की थी, ठीक है। तो जो भी आपने किया ना 3 या 4 दिन इस टेस्ट के बीच में, राइट इट डाउन ईमानदारी से, ठीक है ना भाई। अगर क्या है, आप रिपोर्ट ही गलत बनवाओगे
है ना, तो फिर दवाई सही कैसे असर करेगी, है ना, बीमारी कुछ और है और ट्रीटमेंट कुछ और मिलेगा तो फिर कैसे बात बनेगी, है ना। तो जब सजेशन लेने आ रहे हो तो जो किया वो ईमानदारी से एक्सेप्ट करो, और फिर जो सुधारने को बोला जा रहा है वो करो। फिर 3 दिन फिर रूटीन बनाओ, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, पता चलेगा। ठीक है, ऑलराइट, है ना। अब उसमें ना एक चीज का ध्यान रखना, ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी है। जरा मान लो किसी को ब्लड शुगर है, उसको पता है कि 1 हफ्ते बाद डॉक्टर को दिखाना है, तो क्या करेगा, परहेज चालू, आज से सुबह घूमने जाना है क्योंकि 1 हफ्ते बाद मेरे को टेस्ट करवाना है, आज से सुबह घूमने जाना है, आज से मीठा बंद, चावल कम, ठीक है, आम भली आ रहे होंगे, इस 1 हफ्ते नहीं खाना है, 4-5 खाते थे बस 1 ही खाना है अब। ठीक है, फिर क्या हुआ, ब्लड शुगर जो है वो लेवल आ गया कंट्रोल में, डॉक्टर ने बोला एकदम सही चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है, भर भर के आम खा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, वो डॉक्टर कोई काम का नहीं है। फिर वो दूसरा भी ऐसे ही निकला, तीसरा भी ऐसे ही निकला, फिर कोई डॉक्टर हमारी बीमारी नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, आप बन जाओ आदर्श बालक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आदर्श बाद में भी रखना, है ना। जैसे मैं अगर बोल दूं कि हाँ इस रूटीन में कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसके बाद फिर यही वाला रूटीन, जो रूटीन बता रहे हो वैसा मेंटेन करना, कि अगर बोल दिया कि हाँ ये सही है, ऐसे करते रहो, लास्ट में मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो फिर वैसा रूटीन मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि बस 3 दिन ही हुआ था उसके बाद नहीं हुआ। ठीक है, सो सजेस्टेड क्या है, 4 घंटे के 3 स्लॉट एटलीस्ट, एंड दैट्स मैनेजेबल। ठीक है, लेट से आप 8 बजे उठते हो, है ना, तो 9 से 1, 2 से 6, 7 से 11, क्या क्लासेस चल रही है। ठीक है, क्लासेस में टाइम होता है तब हम कुछ सॉल्व कर रहे होते हैं। नहीं, मेरी बात का जवाब दो। जैसे क्लास चल रही है, टीचर 20 मिनट लेट आ रहा है, हमने 20 मिनट को सॉल्व किया उस समय बैठ के, तो फिर इधर उधर की बातें की, तो हमारा टाइम तो यूटिलाइज हो रहा है। देखो, जो टोटल फ्री है उसको ये करना है, जिसके लिए कुछ अनअवॉइडेबल है वो तो हो गई, फिर किसी की 2 घंटे की क्लास है तो वो करना ही है ना, उसके साथ जो आने जाने का टाइम जाएगा वो जाएगा, एग्रीड। बट उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि भाई जिसके पास टाइम कम है उसको फिर छोटा छोटा टाइम निकालना पड़ता है। जो कम्यूट करता है ना 1-1.5 घंटे, वो ऑडियो बुक सुन लेता है, वो फ्लैश कार्ड्स देख लेता है, वो मोबाइल में शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेता है। टाइम निकालना होता है, और टाइम जिसके पास कम होता है उसी को मैनेज करना सीखना है। ठीक है, तो टाइम यूटिलाइज करना सीखो, राइट। एटलीस्ट 4-4 घंटे के 3 स्लॉट, अभी नहीं तो कुछ दिन में तो फ्री हो जाओगे, बट ये 4 घंटे की तगड़ी सिटिंग चाहिए। अदरवाइज टेस्ट में 2-2.5 घंटे में आपका दिमाग सेचुरेट होने लगेगा, जो आप बोलते भी हो। उसका रीजन ये है, हमको 4 घंटे एक साथ बैठने की आदत ही नहीं है। टीवी के सामने बैठ जाते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, बट पढ़ाई में नहीं, है ना। तो पढ़ाई में हम थक जाते हैं, 2 घंटे में सेचुरेट हो जाता है। मोबाइल की हमने आदत बना रखी है, 5-5, 6-6 घंटे की भी है, वहां सेचुरेशन नहीं आता, हमारी तो आंखें भी ड्राई नहीं होती वहां पे। ठीक है, और यहाँ पढ़ते 4 बार है, उसके बाद दिमाग में 1 बार भी नहीं जा रहा है, 2-2.5 घंटे टेस्ट में हो गए, बस हो गया, हम सेचुरेट हो गए। रीजन यहां है, टाइमिंग बढ़ाओ। ठीक है, अच्छा एक और चीज, कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि सर हम जो टाइम टेबल बनाते हैं वो तो कभी फॉलो ही नहीं होता है, ये यूनिवर्सल रूल है ना। लेकिन अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो जितना कर पा रहे हो उसका भी आधा ही होगा, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है।
आपने 10 चीज सोची थी, पढ़ाई प्रेशर में ही होती है, ठीक है, और फोमो ही है जो मोटिवेट करता है कि उसने कर लिया, 2 लोगों ने साथ में टाइम टेबल बनाया, उसने कर लिया, मैं रह गया, मिसिंग आउट। ठीक है, आपको अपने सीखने की उतनी खुशी नहीं होती है जितने दूसरे के सीखने से जलन होती है, भले ही वो अपना हमारा दोस्त हो, ठीक है ना। तो कहावत है कि मतलब आदमी को स्वर्ग में जाने की उतनी लालसा नहीं है जितना नरक में जाने का डर है, ठीक है। तो ह्यूमन डर से ही चलता है, उसकी साइकोलॉजी ऐसी है। उसके लिए उसको क्या चाहिए, टारगेट्स, बट टारगेट डेली के नहीं बनाए, टारगेट एक लार्ज टारगेट बनाए कि मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है, वो जरूर दिमाग में रखें। ऐसा नहीं कि आज आज का बनाते रहे और पता चला लॉन्ग टर्म में कुछ और ही हो गया। पहले लॉन्ग टर्म टारगेट कि 31 मार्च तक ये हो जाएगा, अब ये, ठीक है, उसको कट डाउन करो, राइट। अब सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत झिला दिया मैंने, है तो सही इनके बहुत सही चीजें। अरे अभी तो बहुत सारे हैं सर इनके। Last time at my NEET center the clock wasn't working. How to keep track of time brackets? Then asking the invigilator for time again and again is time consuming. एक बात मैं बताता हूँ, आपको ना टाइम का सेंस होता है अगर आप कोशिश करो। एक टाइम का सेंस लग जाता है कि नहीं ये 1 घंटा हो गया है, धीरे धीरे सेंस आ जाता है। आप घड़ी देखने के पहले सोचना स्टार्ट करो कि इतना ही बजा होगा, धीरे धीरे आप में एक सेंस डेवलप हो जाएगा अगर ये इशू है तो। बट उसका कुछ नहीं किया जा सकता, मतलब वो सेंटर स्पेसिफिक है। नहीं, तुम 12th में हो? कौन सा सेंटर था, हमको ही बताओ। चलो फिर क्या है, मेरे मार्क्स 200 या 350 तक हैं, हम क्या करें? हमारे टेस्ट के जो गैप हैं, क्या उसमें टेस्ट के अलावा बाकी टॉपिक इंक्लूड करना है? सर कोई टिप्पणी? मार्क्स 200 से 350 के बीच में हैं। देखो, पहली चीज, मार्क्स घर से सोच के ना जाएं, है ना, क्योंकि उम्मीद जो है ना, उसी को ठेस पहुंचती है, राइट। किसी चीज को पाने की आशा ही निराशा का मूल कारण है, राइट। आप घर से क्या, आपको लगता है आपने ज़्यादा पढ़ लिया, अब मैं ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए, पेपर और ज़्यादा टफ आ गया, अब मार्क्स नहीं आए, तो आपकी गलती थोड़ी ना है उसमें। बट एग्ज़ाम में क्या होता है, आपसे 4-5 क्वेश्चन नहीं बनते ना, आप अपना फिर स्टेबिलिटी जो है वो लूज़ कर देते हो, ठीक है। तो फिर क्या सोच के जाएं, वो सीखो। तो ये सोच के जाना है कि 200 में से जितने क्वेश्चन मुझसे बनने लायक थे, घर आके एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि ये मुझसे हो सकता था और मैंने वहां नहीं किया। ये मेरा बेस्ट है, क्योंकि यही मैं अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकता हूं। भाई 2 चीज है, एक कंटेंट मतलब प्रिपरेशन, और दूसरा परफॉर्मेंस, टेस्ट। तो कंटेंट मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, उसके लूप होल्स अलग होते हैं, और परफॉर्मेंस ये एक अलग चीज है, ठीक है, कि उस कंटेंट के साथ अब सही स्ट्रेटेजी के साथ अपना मेंटल स्टेबिलिटी रख के, टेम्परामेंट मेंटेन करके उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना। तो टेस्ट में ये सोच के जाना है कि आज पेपर इजी आया तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आज पेपर टफ आया तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी। मैंने पढ़ा तो बहुत है लेकिन फिर भी टफ आ गया
तो मेरे माइंड में उस समय क्या रहेगा, मैं कैसे उसमें अपना प्लान एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो देखो जो आपके फेवर में है उसके लिए प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती है। हमको टेस्ट में क्या प्रिपेयर करके जाना है कि हाउ टू डिलीवर आवर बेस्ट व्हेन द थिंग्स आर नॉट अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। तो अगेंस्ट द ऑड्स हम कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे हम अपना बेस्ट निकालेंगे, ये हमको सोचना है। ये घर से सोच के जाना है। ठीक है, और ये कहाँ से पता चलता है? टेस्ट देने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है, लेकिन अगले टेस्ट तक आने तक हम भूल चुके होते हैं। फिर हम वैसे ही करते हैं, फिर हम रियलाइज़ करते हैं और हम खुद ही बोलते हैं सर हम हर बार ऐसे ही कर देते हैं। तो उसमें मेन चीज़ क्या है? बिफोर टेस्ट अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। ठीक है, अगला टेस्ट कैसे देना है आज ही पता चल जाता है टेस्ट देने के बाद, क्योंकि पेपर देखने के बाद थोड़ी ना स्ट्रेटेजी बनाते हैं, है ना। क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, ठीक है, कि विराट कोहली आउट हो गया, उसके बाद तो आप भी ज्ञान दे देते हो, ऐसे नहीं ऐसे खेलना चाहिए था इसको। पहले बोल देते कि अगली बॉल ऐसी आने वाली, ऐसे खेलना, बोलो आप पहले, तो तुम राय देने लायक हो। जाके बता दो उसको, है ना। प्रेडिक्ट कर दो घर में पहले ही, देखना ऐसी वाली बॉल आएगी विराट कोहली ऐसे खेलेगा। अगर तुम्हारे पास इतना ज्ञान है तो, कि देखना अगली बॉल जो ना बॉलर ऐसे खेल रहा है इस स्ट्रेटेजी से, अगली बॉल ऐसी डालेगा वो। अगर इतना ज्ञान है तो पहले ही करा करो फिर प्रेडिक्ट, है ना। और पहले ही ट्वीट कर दिया करो, फिर देखो आप ट्रेंडिंग में भी आ जाओगे, विराट कोहली आपके पास आ भी जाएगा। बस आप ट्वीट कर दो 2 सेकंड पहले, लिटरली आप लाइमलाइट में आ जाओगे। बोलने का मतलब ये है, बाद में ज्ञान देना बहुत इजी है ना। इसलिए पेपर कैसा आया ये तो पेपर देखने के बाद ही मालूम चलेगा। ठीक है, कुछ लोगों को नीट में पूरा टाइम अप हो गया, बाहर निकल के मालूम चला कि फिजिक्स तो बहुत ही इजी आया था, बहुत ही क्या मतलब निहायत ही इजी आया था, बट इट वॉज टू लेट। क्यों? क्योंकि जो टफ आया था उसको हम पूरा करना चाह रहे थे और हमने पता ही करने की कोशिश नहीं की, और हमने क्या सोच लिया क्योंकि ये टफ है ये भी ऐसे ही होगा। क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादी है तो सानिया मिर्जा की शादी किससे हुई? आतंकवादी से। वो कौन से लॉजिक्स लगा रहे हैं हम? हमारा जीजा आतंकवादी, ये कौन सा लॉजिक हुआ? क्योंकि ये आतंकवादी तो वो भी आतंकवादी, कुछ भी। क्योंकि बायो टफ आ गया तो यही ऐसा निकला, तो फिजिक्स तो कैसा कैसा निकला होगा। हिम्मत ही नहीं हो रही हमारी तो देखने की। ये कौन सा लॉजिक हुआ? एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जेई का भी पेपर आता है ना, जेई एडवांस का, नीट से टफ आता है, मानते हो, है ना। तो जेई एडवांस का भी अगर पेपर आता है तो उसमें भी कभी ऐसा नहीं होता है कि तीनों सब्जेक्ट टफ आ गए। एक टफ होता है, कोई एक लेंदी आ जाता है, और तीसरा इजी होता है। कभी कभार तीनों भी इजी आ जाते हैं। ठीक है, बट ऐसा ये बहुत रेयर इवेंट है। मतलब मैंने तो आज तक भी नहीं देखा कि तीनों ही ऐसे आ गए कि मतलब एकदम त्राहिमाम हो गया कि ये क्या हो रहा है। कहीं भी मतलब बिल्कुल 0 सन्नाटा हो गया सब। ऐसा नहीं होता है। ये लॉजिक्स अपने आप को समझाने होते हैं हमें ड्यूरिंग टेस्ट। और मेन फिर क्या है? टाइम ब्रेकेट। टाइम ब्रेकेट हमको बचाने के लिए, ठीक है, और हम वहां पे मॉडिफाई कर देते हैं। घर से कोल्ड माइंडेडली कुछ सोच के गए कि ऐसा करेंगे, और वहां पैनिक होके कुछ और डिसीजन ले लिए। तो आप खुद ही सोचे कौन से डिसीजन अच्छे होते हैं, पैनिक वाले कि जो घर से ठंडे दिमाग से सोचे थे। तो फिर, है ना, अजय देवगन ने भी बोला है कि दिल और दिमाग के बीच में मैंने हमेशा दिमाग की सुनी है, और आज भी मैं। फिर वो 2 मिनट का पाउस लेता है, और फिर हम दिल से सोचते हैं कि अब तो ये इसकी वाइफ को बता ही देगा, लेकिन वो बोलता है मैं तो दिमाग का ही सोचूंगा।
क्योंकि आप दिल से सोचते हो ना, वो दिमाग से ही सोच रहा है। और फिर हमको बाद में रियलाइज हुआ ना कि अच्छा हुआ इसने दिमाग की सोची, नहीं तो रिकॉर्डिंग हो रही थी, सब पता चल जाता। फिर भी तुमने नहीं सीखा, तो फिर मूवी क्यों देखी? सीखा ही क्या तुमने मूवी देख के? मतलब जो तुम कर रहे हो उससे पर्पस ही सॉल्व नहीं हो रहा है। दृश्यम 2, हाँ, अजय देवगन कौन है? प्रभु, आप कहाँ थे? अब मेरा दिल भराया। यही है मेरा स्टूडेंट, बस मेरा जीवन सफल हो गया तुझे पढ़ा के। ऐसे और मिल जाए तो बस फिर क्या बचा। आज तो नींद ही नहीं आएगी सोच सोच के मुझे। चलो देन, जैसे टेस्ट के बीच में जो गैप मिल रहा है उसमें सारे टॉपिक्स की थ्योरी एंड क्वेश्चन रिवीजन तो नहीं हो सकते ना? हाँ, नहीं हो सकते। तो जो टॉपिक्स या क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं वो कैसे और कब करेंगे? देखो, दो चीजें हैं। आप केवल एक ही टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है? अभी आपके पार्ट टेस्ट चल रहे हैं, फिर इसके बाद एक 11th का, एक 12th का है, फिर इसके बाद फुल सिलेबस है, राइट? हम अभी क्या बोल रहे हैं, जो नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है अभी प्रिपेयर करके ख़त्म करो, जो बच गए लिख के रख लो। फिर जो बच गए उसमें से अब देखो अभी भी कुछ ऐसे बचे हैं क्या जो नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली आए हुए हैं लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाए, पहले वो करो। फिर जो लिस्ट बची है उसमें से हम जो इजीली कर सकते हैं वो करना स्टार्ट करो। वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा थोड़ी ना है कि हम 31 मार्च के बाद पढ़ेंगे नहीं। एक समय के बाद टेस्ट हमें बताएगा कि हमें क्या नहीं आता है, क्योंकि हमने तो प्रिपेयर कर लिया है टॉपिक 2-3 बार। फिर टेस्ट बताएगा नहीं ये चीज तुमने अभी अच्छे से नहीं पढ़ी है, उसको हम टेस्ट के बाद पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे बट ऑब्वियसली, लेकिन कोई चैप्टर पूरा छूटा हुआ है और बार बार वही चैप्टर छोड़े जा रहे हैं, है ना? इसलिए आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है। एक मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, इसकी लिस्ट ना भी बनाओ तो चलेगा, मुझे लिस्ट चाहिए इसकी कि ये मेरे इंटरमीडिएट टॉपिक्स हैं और ये मेरे वीक टॉपिक्स हैं या जिनसे मुझे फियर है, देखा ही नहीं मैंने इनको आज तक। कुछ लोगों को लिस्ट बनाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि डर का क्वांटिफाई होना बहुत जरूरी है। जब तक डर क्वांटिफाई नहीं होता है तब तक डर कई बार और बढ़ता जाता है, राइट? कुछ लोगों को पता ही नहीं है हमारे वीक टॉपिक क्या है, ये काला बाबा से डर रहे हैं, देखा ही नहीं कभी और डरे जा रहे हैं काला बाबा आ जाएगा, फिर हमारा नीट में क्या होगा, ठीक है? टॉपिक्स लिखो ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स, 15 डेज, मंथ्स, कम होना चाहिए, जितना भी एक मंथ तो है ना, ठीक है, राइट? तो ओवर द टाइम ये लिस्ट कम होती जानी चाहिए कि नहीं यहाँ से टॉपिक अब इधर आ गए हैं, यहाँ से टॉपिक इधर आ गया है, फिर थोड़े दिन बाद ये इधर आ गया है, तो आप मोटिवेटेड फील करोगे। हाँ यार, पहले जो दिक्कतें थी 10 में दिक्कतें थी, आज मेरी 5 में ही दिक्कत है, तो अगले दिन में और ये 2-3 पे ही हो जाएगी, तो आई एम प्रोग्रेसिंग। क्वांटिफाई करना जरूरी है, क्वांटिफाई करो, लिस्ट इट आउट, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि आप फिक्टिशियस डर आपने क्रिएट कर लिया है बहुत सारा। सो क्वांटिफाइड, बात समझ आई है ना? रखो इसको, ठीक है? फिर क्या करो, व्हाट्सएप करो हर टेस्ट के बाद कि हाँ सर ये हो गया। कीप अपडेटिंग द टीचर, राइट? भाई या तो वो अप्रिशिएट करेगा या फिर कुछ गलत हो रहा होगा तो बता देगा क्या गलत हो रहा है। आपको पोस्ट करने में क्या जा रहा है? और टीचर को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? मार्क्स ही नहीं भेजते आप लोग। आपको बोला हुआ है टेस्ट होने के बाद मार्क्स भेजना है, कब भेजोगे? सर अच्छे क्यों आ रहे हैं बताओ ना, ऐसा कैसे हो गया ये, तब भेजोगे? सर देखो जरा ये तो बहुत अच्छे आ गए, कुछ तो गलत हो रहा है हमारे साथ। करना क्या चाह रहे हो? बुरे आ रहे हैं ना मार्क्स, तो भेजो तो सही, कुछ गाइड तो करें हम, मौका तो दो हमको, ठीक है? टेस्ट के बाद मार्क्स भेजना है, मेरे पास है आपके मार्क्स, बट वो जो एक लिस्ट रहती ना आपकी एक साथ
जिस तरीके से आपको मेंटेन करने का बोला है वैसे आपको मेंटेन करना है और आपको मार्क्स भेजना है। ठीक है, डन। फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन हो जाना चाहिए? जो जो आते थे सब हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। आप टाइम ब्रैकेट्स फॉलो करें। टाइम ब्रैकेट फॉलो करते हो फिर भी लैक ऑफ टाइम, मतलब आप बीच में कुछ क्वेश्चंस पे इमोशनली अटैच हो जाते हो और उनको अननेसेसरी ज़्यादा टाइम दे बैठते हो। तो टाइम ब्रैकेट के साथ दूसरी लाइन क्या थी? लर्न टू लीव। आप लर्न टू लीव नहीं है आपके पास, है ना, तो क्वेश्चन छोड़ना सीखो, ये अभी नहीं करना है। ठीक है, तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। बाप रे, कथा है तो पूरी। देखो, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स की रेंज क्या है ना। जैसे मान लो हमारे मार्क्स जो हैं वो 50 से कम आ रहे हैं फिजिक्स में, ठीक है, तो हम PYQ पे ही फोकस करें, राइट, और हमारी जो फॉर्मूला कॉपी है उसी को हम रेगुलरली रिवाइज कर लें, राइट। फॉर्मूला ऑन द टिप्स हो, एक दूसरे से पूछो फॉर्मूले ऑन द टिप्स रखो, चीज़ें हो जाएगी आपसे, राइट। क्योंकि मैंने आपको बोला है फिजिक्स में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीधे फॉर्मूला आ जाता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, और दो सिचुएशन में सेम फॉर्मूला लगाओ, यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है, रेशियो का ध्यान रखना है कि 1:2 पूछा था कि 2:1, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। करेक्ट इनकरेक्ट हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो तुम वहाँ करने क्या जाते हो ध्यान से नहीं पढ़ा तो? कुछ लोग एक लाइन पढ़ते हैं, दूसरी सोच लेते हैं यही पूछा होगा, चल क्या रहा है ये आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करते हो ना तुम लोग, खुद ही सोच लेते हैं अच्छा ये पहली लाइन ये लिखी है यही पूछा होगा इसमें, ये क्या बात होती भाई? इतना कितना टाइम कम पड़ रहा है कि हम ये भी नहीं पढ़ना चाह रहे कि क्या पूछा है। ठीक है, हमारा आंसर आया 100, उधर भी लिखा है 100, यूनिट सब मोम आया है, हमारा 100 सेंटीमीटर आया था, उधर 100 मीटर लिखा था, पर 100 मैचिंग -1, ये सब चीजें है ना। तो 50 से कम हो तो आप इसी पे रिलाई करो, ठीक है। आपका स्कोर 50 से 100 के बीच में है तो आप PYQ के अलावा जो भी एक रेफरेंस या कुछ भी आप फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज 1 है आपके मॉड्यूल की, या रेफरेंस कोई फॉलो करते हैं तो आप वो करें, ठीक है। या फिर ये अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो आप JEE मेन प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। बट JEE मेन PYQ में आपको थोड़ा सा एक वो सेंस रखना पड़ेगा कि नहीं ये नीट के बियॉन्ड जा रहा है, इसलिए मैं सबको रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि फिर क्या कुछ लोग जो जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, उनके लिए दिक्कत दे देता है। बट ये भी सही है कि जैसे क्वेश्चन JEE मेन में आए हैं कुछ एक एज इट इज या वैसे ही क्वेश्चन नीट में भी आ रहे हैं, तो फॉर दैट पर्पज यू शुड सॉल्व इट, ठीक है। किस सीक्वेंस में करना है? 2022 ऑल चैप्टर्स। इससे क्या होगा, एक रिवीजन हो गया, कंटेंट अच्छा हो गया। फिर सेकंड राउंड में 2021, तो क्या होगा, 4 राउंड में मैंने रिवीजन कर लिया, 2020 कर लिया, 2019 के थोड़े टफ है, नहीं करोगे चलेगा, बट हाँ 21 और 22 तो करना ही है। 19-20 के थोड़े से टफर साइड पे कहीं कहीं मिलेंगे आपको। इस साल के पेपर जो हैं आप चाहो तो चैप्टर वाइज करो, अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आप उनको एज अ पेपर दे दो। मॉक पेपर चाहिए ना आपको, क्यों इधर उधर भटकते हो? NTA वालों के ही बनाए हुए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दे दो मॉक पेपर, ठीक है ना। तो ये जो 2023 वाले हैं ये हमारे मॉक पेपर्स हो गए, राइट। जैसे भाई हमने सिलेबस का मोरलेस पढ़ लिया, अब हमको टेस्ट करना है अपने आप को, कुछ नई लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिल जाएं, दूसरी रेफरेंस में फिर वही 60-70% तो सेम ही क्वेश्चन मिलते हैं, हमने मॉक पेपर्स दे दिए। तो 2023 जो है वो हमें एज अ पेपर्स देना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है।
चलो, क्या बाकी भूल चूक लेनी देनी? सर आप भी कुछ आशीर्वचन बोल दीजिए। हाँ, इसमें आया है। अच्छा, आपको लगा ऐसा उसमें लिखा हुआ है? ऑलराइट। ओके, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि हाउ टू डिक्रीज नेगेटिव मार्किंग एंड बेस्ट वे टू रिवाइज बायोलॉजी, प्रिवेंट नेगेटिव मार्किंग एंड कंफर्टेबल वे टू रीच 320 प्लस। ओवर टू यू सर। अरे हाँ, पढ़ने में मेहनत लगती नहीं लगती। आई होप मेरी आवाज आ रही है आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? ओके, फाइन। देखो, सबसे पहले तो जब मैं आकर बैठा तो मुझसे सवाल पूछा कि आपको भी फिजिक्स में दिक्कत है क्या? तो भाई, फिजिक्स में अगर दिक्कत नहीं होती तो बायो क्यों पढ़ा रहा होता? राइट? फिजिक्स में दिक्कत थी इसलिए बायो पढ़ा रहा हूं, है ना? अब पहली चीज जो मैं एक एक्सट्रैक्ट निकाला सर की बात से, एवरीवन इज नॉट हैप्पी। हम दुखी हैं, भयंकर दुखी, राइट? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जिस दिन तुम आए थे उस दिन जो तुम्हारा स्टेटस था और आज का जो तुम्हारा स्टेटस है, उसमें तुमको डिफरेंस फील होता है कि नहीं होता है? तो जब वो डिफरेंस है तो मैं गारंटी ले रहा हूं नीट के मार्क्स में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। वो डिफरेंस हमको रैंक के रूप में मिलेगा। टोटल नंबर कितने आएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी जो भी रैंक आई थी लास्ट ईयर उससे बेहतर ही आएगी। तो थिंग इज दैट कि वी हैव टू हैप्पी कि हम ऊपर गए हैं। अब ये अलग बात है कि मैं तो 50 नंबर ऊपर चढ़ा हूं, ये 150 चला गया। वो जो एक कंपैरिजन होता है ना, वो गलत होता है। फिर सीधे पॉइंट पे आता हूं कि मेरे नेगेटिव क्यों हो रहे हैं। नेगेटिव का सीधा सीधा रिलेशन है, किसी कॉन्सेप्ट को मैंने ढंग से सीखा ही नहीं, तभी वो नेगेटिव हो रहा है। और कॉन्सेप्ट मिस कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं? इट इज लाइक, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं कि एक सवाल आया एग्जाम में, 7 + 7 + 7, इसको करना था। मैंने चलो यार मेथड तो पता नहीं, ट्राई करता हूं। 7 + 7 14, 14 + 7 21, 1 आया, 2 कैरी। इसको कहीं भी नहीं जोड़ना, यहां लिख दिया, सही आंसर आ गया, मैच हो गया। अरे यार मेथड आ गई, अपने को सवाल आ गया। मैं श्योर नहीं था, पर क्योंकि सिर्फ मेरा आंसर मैच हो गया इसलिए मैं गारंटेड हूं कि मुझे तो ये आ गया। अब एग्जाम में सवाल आया 17 + 17 + 17, ये 7 + 7 + 7, 1 आया। इस 2 को कहीं जोड़ना ही नहीं था, तो आंसर तो 21 ही आएगा। आपका आंसर गलत हो गया। फिर टीचर के पास जाके बोल रहे हो कि सर पिछली बार तो वही मेथड से सही हो गया था, अब की बार नहीं हो पाया। बोले फिर मैंने दोस्त से पूछ लिया, तो दोस्त ने मुझे बताया ये 3 1 भी तो थे। तो फिर उसने बताया 1 + 1 + 1 3, तो सही आंसर ये होगा 321। जिस जगह तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, वहां इधर उधर से गूगल का बटन दबा के उसने क्या बताया, तुमने क्या सीखा, तुमने उसको अटेम्प्ट कर दिया। भाई ये गलती मत करो। इफ यू आर नॉट क्लियर, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, और तब उसको छोड़ो, तब नेगेटिव कंट्रोल होता है।
प्रॉब्लम यही तो है कि हमको एग्जाम में ये क्लियर ही नहीं हो रहा कि ये कॉन्सेप्ट हमको आता है कि नहीं आता है। सिर्फ क्वेश्चन समझ में आ गया इसलिए मुझे आंसर टिक करना है, इसलिए मत जाओ। एक गलती से मेरी मेथड फिट हो गई तो कम से कम क्रॉस चेक कर लो कि मेरा ये आंसर सही आ गया, पर मेरा सोचना सही है कि नहीं है। मैं आया ही नहीं सर के पास, तो ये चीजें इंप्रूव करने का टाइम अभी है, हो जाएगा। दूसरी बात, फिर आता हूं बायो में क्या गलती हो रही है, बायो में कहां गड़बड़ होती है। एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते सर। क्यों नहीं रहते? क्योंकि परसों एग्जाम है और आज सारे एग्जाम्पल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आज ही याद करने बैठ रहा हूं। आज के बाद देखूंगा भी नहीं, आज ही कर रहा हूं, आज के बाद देखूंगा भी नहीं। मैं एक छोटी सी स्टेप बताता हूं, छोटी सी स्टेप, उसको आज से फॉलो करना और नीट तक फॉलो करना। तुमको जो एग्जाम्पल एग्जाम में याद नहीं आया या रिवीजन करते टाइम लगा यार ये तो मुझे याद नहीं था, उसे एक पेपर पे सिर्फ लिख लेना। पोरफायरा मुझे एग्जाम में याद नहीं आया, सिलेजिनेला मुझे एग्जाम में याद नहीं आया, राइट? गिंगो मुझे एग्जाम में याद नहीं आया। सिर्फ ये लिख लिया और इसको लिखने के बाद आपने पढ़ लिया कि इसके बारे में कहां दिया है, ये ब्राउन अलगी में दिया है या रेड अलगी में दिया है, ये टेरिडोफाइटा में दिया है या ब्रायोफाइटा में दिया है, ये कहां पर दिया है। इसके बारे में कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ एक पेज पे ये नाम लिख लो और रोज सुबह उठ के 15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट सिर्फ एक बार इनको देख करके रिकॉल कर लो कि यार ये क्या था। मैं गारंटी दे रहा हूं इसमें से एक भी एग्जाम्पल नीट में मिस हो जाए तो ये प्रैक्टिस बिना नागा किए फॉलो करोगे, प्रॉमिस करते हो? तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये एग्जाम्पल आप कभी नहीं भूलोगे। पर क्योंकि हमको ये लगता है कि यार ये एग्जाम्पल करने में जो आधा घंटा लगेगा इसमें तो फिजिक्स का मैं ये 4 न्यूमेरिकल कर लूंगा या केमिस्ट्री का ये चैप्टर कर लूंगा या जूलॉजी का वो रहता है मैं वो कर लूंगा, तो भाई आप इसको छोड़ रहे हो तो यार फिर ये कैसे याद होगा? तो अगर तुम्हारी प्रॉब्लम एग्जाम्पल है तो हर वो एग्जाम्पल को सिर्फ लिख लो, उसके बारे में कोई डिटेल मत लिखो और सुबह उठते के साथ ही या दिन में कोई एक आधे घंटे का टाइम ऐसा बना लो कि मुझे ये एग्जाम्पल सिर्फ देखकर एक बार रिकॉल करना है, ये कहां था, ये कहां था, ये क्या था। आप देखो आपके रिफ्लेक्स यूं होंगे, यूं एक भी एग्जाम्पल मिस नहीं होगा। सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड इतना कर लो, अगर ये कर पाए तो गारंटी देता हूं आप अच्छा करके आओगे। फिर दूसरी बात इसके बाद कि पेपर में जो मार्क्स कम आ रहे हैं, तो तुम हमको अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हें क्या लगता है ऐसा ही पेपर दे देंगे हम कि तुम फटाफट 720 लेकर आ जाओगे? नॉट एट ऑल। तुमको लगता है कि जो हमने पढ़ा है या जो तुमने पढ़ा उसमें मेहनत में कहीं कमी है, तुम PYQs उठा के देखो, जो किए नहीं सब बन जाएंगे, सब बनेंगे। लेकिन टेस्ट में हम कुछ क्वेश्चन एम्फेसाइज करके ऐसे दे रहे हैं कि सोचने की क्षमता बढ़े, सोचने का दायरा बढ़े। गलतियां तुम जहां कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन डाले गए ताकि ये गलती दोबारा ना हो। एक एग्जाम्पल है एंडोथीसियम और स्टोमियम वाला, वो इंटेंशनली डाला गया, राइट? गलत करके आए ना, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए, इंटेंशनली डाला गया था। नीट में वही आएगा ये जरूरी नहीं। नीट में तो आएगा कि पॉलन को किस में रखते हैं, सबका करेक्ट होना है, तय है। टेम्परेचर भी बता रहे हैं कुछ लोग, अब बहुत बढ़िया, राइट? बट द थिंग इज कि ये सारी चीजें तुमको आएगी बेटा, लेकिन टेस्ट जो होंगे ना, टेस्ट का एक लेवल तो हमको रखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि उसको आप समझो अभी,
मेरे लिए बहुत आसान है, बढ़िया सा हलवा पेपर बना के दे दूं, सबके फुल मार्क्स आ जाए, सबको ऐसा लग रहा है कि हम ही बनने वाले हैं डॉक्टर, तो और कोई नहीं बनेगा। पर्पस वो नहीं है ना यार। पर्पस अभी ये है कि हमको हर तरह के प्रहार सहने की आदत हो जाए, हर तरह की गलती करने की आदत हो जाए, तो हमें पता चल जाए हमारे वीक पॉइंट्स क्या है, तो उसके लिए रेडी रहो, राइट। तीसरी चीज पे आता हूं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जो बायो में तुम्हारी वीकनेस है, देख के डर जाते हो। पहली चीज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए टाइम दो, जो नॉर्मल टाइम है उससे ज्यादा दो। दूसरी चीज, जब क्वेश्चन में ये लिखा हो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, या दूसरा लिखा है, या तीसरा लिखा है, या चौथा लिखा है, या पांचवा लिखा है, ऑब्वियस ही बात है 30 सेकंड में ये नहीं होने वाला, पर यहां एक इंस्ट्रक्शन लिखी होगी। जैसे ही ये पढ़ो, सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन पर जाओ। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होगा कि इसमें से कितने करेक्ट है और कितने इनकरेक्ट है। कई बार क्या होता है, मैंने यहां से पढ़ना शुरू करा, करेक्ट करेक्ट, मतलब ये भी नहीं करा, ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा पढ़ा, और फिर नीचे देखा अरे इनकरेक्ट पूछे, फिर से पढ़ा, तो उस क्वेश्चन में टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जब ये स्टूडेंट को मैंने बोला कि जब आप ये पढ़ो स्टेटमेंट, तो आप सबसे पहले ये देखो इंस्ट्रक्शन क्या दिए, तो एक स्टूडेंट मान के ही बैठ गया कि करेक्ट और इनकरेक्ट ही होना है। तो उसने प्रैक्टिस ऐसी फॉलो करी कि इसको टिक टिक करा, ये इनकरेक्ट, ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट, बहुत बढ़िया। फिर यहां देखा तो लिखा था इसमें से कितने स्टेटमेंट जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है। अब फिर से पढ़ो। तो जब तुमको बोला कि यार वो स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन पहले लो, और जब पढ़ो ना बहुत शांत मन के साथ पढ़ो, और कहीं भी एक स्टेटमेंट ऐसा लग जाए कि यार मेरे कॉन्सेप्ट को हिला रहा है, मेरे बस से बाहर की बात है, गोला बनाओ, आगे बढ़ जाओ यार, राइट। जरूरी थोड़ी उसी मोमेंट लड़ना उससे। इस बार आया था ना वो क्वेश्चन प्राइमरी फॉलिकल वाला, लगे हुए हैं उसमें, मिसप्रिंटिंग थी। ओरिजिनली एग्जाम में आया था तो इंक्रीज था, तुम्हारे पेपर में डिक्रीज छप गया, पर तुम लगे हुए आंसर निकाल के रहेंगे। करेक्शन वो क्यों है जो तुम बी बोल रहे हो ना, वो बी नहीं, आंसर सी ही जाएगा। क्यों जाएगा वो अभी बाद में बता दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है हम बस उसी में फंस के बैठ गए, हम उससे आगे सोचने को तैयार नहीं, बढ़ने को तैयार नहीं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द सेकंड थिंग जो हमको करना है। तीसरी चीज इसके बाद आ जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, कि वाकई में कोई एनालिटिकल क्वेश्चन दिया होगा, 4-5 सिचुएशन बताई होगी, ये एक ह्यूमन है, उसको सॉल्ट कंजम्पशन बढ़ा दिया डाइट में, बताओ यूरिन की फ्रीक्वेंसी का क्या होगा। मैंने कभी एनालाइज ही नहीं करा, पर मैं आंसर निकाल के आऊंगा। ऐसा क्वेश्चन बेशक, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरे समझ आ गया ना, तो मैं आंसर निकाल के रहूंगा क्या होगा, तो तुम्हें आइडिया ही नहीं है कुछ न। थियरी जल्दी, सॉल्ट ज्यादा, जल्दी जल्दी बाहर निकालना है, यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इंक्रीज, चलो आगे बढ़ो। तुमको यही नहीं पता भाई, सोडियम का फिल्ट्रेशन बहुत स्लो रेट से होता है, और ब्लड हाइपरटोनिक ना हो जाए तो बॉडी फ्लूइड को रोक लेगी, यूरिन फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो जब ऐसे क्वेश्चन के बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ना, तो बेटा छोड़ो और आगे बढ़ो। जब तुम पजल्ड हो गए, एक ऐसा क्वेश्चन आया था नीट में कि विटेकर ने कौन से पैरामीटर को फॉलो नहीं करा। उसमें था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, और समथिंग। ये चारों ही एनसीईआरटी में दिए हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने खुद के ही लिखे हुए को फॉलो नहीं करा।
अब मैं जबरदस्ती उसमें आंसर निकालने वाला कौन? हालांकि उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था आंसर, पर उस मोमेंट तो तुमसे नहीं बन रहा ना। उस मोमेंट नहीं बन रहा तो उसको छोड़ते क्यों नहीं यार? आप समझो चीजों को। ये जो तुम बोल रहे हो, जो अभी एक क्वेश्चन सर के सामने आया था, 250-300 पे रुक गया हूं, जो 250-300 पे रुका हुआ है ना, मेरी गारंटीड है 60 नेगेटिव करके आ रहा है। वो लिख के रख लो, 50 से 60 नेगेटिव तय हैं उसके। तो तू भाई पहले नेगेटिव कंट्रोल कर। तो अगर उसको नहीं मानेगा ना कि मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, तो तेरे रिजल्ट में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। सो दैट इज द थिंग। फिर एक जो सेशन मैं लेने वाला हूं आगे, सभी का लूंगा, वो है असर्शन एंड रीजन। एक प्रॉपर, और जल्दी लूंगा, एक प्रॉपर सेशन प्लान किया हुआ है, क्योंकि असर्शन और रीजन में अप्रोच क्या होनी चाहिए उस पर बढ़िया से बात करूंगा विथ एग्जाम्पल। जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में उनके साथ, कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि यहां सबसे ज्यादा फंसते हो तुम, ए और बी में सर डिसीजन ही नहीं ले पाते कि ए कब ले और बी कब ले। सो दैट आई विल मेक इट इजी फॉर यू। पर उससे पहले बाकी सारी चीजें सर ने बोली है ना। और फिर भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है और कहीं इशू आ रहे हैं, तो कम टू मी, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। पर मैं बहुत सिंपल सी बातें बोल रहा हूं बेटा, स्टेटमेंट से डरो मत, सिंपली बहुत रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ो, एग्जाम्पल लिख लो, और रोज सुबह सिर्फ एक बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार देख के रिकॉल करना है ये एग्जाम्पल कहां था। बेशक 500 एग्जाम्पल हो जाए, पर एक बार देखना है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, आप देखो वो 500 नाम आधे घंटे के अंदर रिकॉल हो जाएंगे सारे। ये वहां पे था, ये वहां पे था, ये वहां पे था, ये वहां पर था। प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक दिन देखते हैं और बस ये सोचते हैं कि आज के बाद हमारी परमानेंट मेमोरी का पार्ट हो जाए। वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज से भी रोज एक एक बार देख लोगे ना, सिर्फ देखना है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि दोबारा तुम ये कोशिश करो कि फिर से लिख के देखे, नहीं, सिर्फ एक बार देख लो। एग्जाम्पल बेस्ड तुम्हारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड की अप्रोच मैंने बताई क्या होनी चाहिए, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, खुशी रखो चेहरे पे, बिल्कुल पहले से बेहतर हुए हो, आगे भी और अच्छा करके आओगे। दैट इज व्हाट नीडेड इज। सो दिस इज व्हाट वी विल डू। फिजिक्स में एआर के लिए क्या अप्रोच होगी, तो वो बेटा फिजिक्स वाले सर ही बताएंगे ना, मैं बताऊंगा तो गड़बड़ी करो के आओगे, है ना। तो वो जब मैं एआर का सेशन लूंगा ना, उसी में एआर का फिजिक्स का भी सेशन आपके साथ कर लेंगे, फिजिक्स बायो का साथ साथ ही कर लेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट। बायो रिवाइज कैसे करना है बेटा, बायो रिवाइज कैसे करना है, उसका एक छोटा सा सिंपल बात है कि जब बायो पढ़ने बैठे ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस पहले रखना पड़ेगा कि ये चैप्टर मुझे आता है। तुम ये मान के रोते हुए बैठोगे कि यार फिर से पूरा पढ़ूंगा, तो आधा पढ़ते पढ़ते तुम थक जाओगे, और थकते ही फिर तुम लोगे ब्रेक, और ब्रेक में एक बनाओगे रील, और फिर रील की दुनिया में ऐसे खोगे, राइट। या कुछ ऐसी एक्टिविटी करोगे। तो रिवीजन करना किस बात का होता है, वो पॉइंट जो मुझे याद नहीं है, वो टॉपिक जो मुझे याद नहीं है, वो सेक्शन जिसमें मैं डिफिकल्टी फील करता हूं, सिर्फ उसी का रिवीजन करना होता है भाई। मैं भूल गया तो, बाद में याद नहीं आया तो, इसलिए मैं पूरा पढ़ूंगा, भाई ऐसे नहीं होगा। अब तो चीजें यूं करो 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 करो, जो होता जा रहा है करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सोचने का भी टाइम नहीं बचा। नेगेटिविटी कहां से आ रही तुम्हारे दिमाग में, कहां से आ रही है नेगेटिविटी? अब तो इतना टाइम ही नहीं है बच्चे। जितना हो सकता है करते जाओ, और पूरा सर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आती है। अरे लाइन टू लाइन कुछ नहीं आता है, कुछ फैक्ट्स आते हैं, कुछ डेटा आते हैं, और जो लाइन लिखी हुई है वो तुमको समझ आ गई ना एक बार पढ़ के। क्वेश्चन में एग्जामिनर वैसी की वैसी लाइन नहीं लिखेगा बैठकर, वो लाइन को बदल सकता है। तुमने रटी है तो तुम्हारा वो क्वेश्चन गलत होना है, तुमने समझी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने वो लाइन रिवाइज की या नहीं। तो कॉन्फिडेंस रख के
केवल उन चीज़ों को, उन एग्जाम्पल को, उन ईयर्स को, उन साइंटिस्ट को जो रिकॉल नहीं हो पाते, उसको एक बार देखो, दैट्स इट। बेसिक प्रोसेस को रिकॉल करो। और फिर भी तुमको रिवीजन करने का मन हो रहा है तो एनसीईआरटी के चैप्टर के बाहर सेक्शन लिखे हुए हैं, आप उसमें देख लो नीले कलर से कि इसमें क्या क्या मेन बातें बताई गई है। आप उसमें देख लो भाई इसमें कौन सा सेक्शन मुझे नहीं आ रहा, अभी भी टाइम है, टीचर से समझ लो, पूछ लो। उतने में तो चैप्टर हो जाएगा तैयार, राइट? तो रिवीजन A to Z पूरा पूरा नहीं होता। नोट से पढ़े कि एनसीईआरटी से पढ़े? भाई तुम साल भर क्या फॉलो करते आए हो? तुमने नोट्स में एनसीईआरटी लिखी है तो नोट से पढ़ो, और एनसीईआरटी में नोट्स लिखे हैं तो फिर उससे पढ़ो। कोई कंफ्यूजन है ही कहां दिमाग में? इस मोमेंट स्ट्रैटेजी नहीं बदली जाती कि अब तक एनसीईआरटी से पढ़ रहा था, अब नोट से पढ़ूंगा जी। दोनों अलग अलग लिखे हैं तो दोनों में कोई अलग बातें थोड़ी लिखी है, किसी एक चीज को फॉलो कर लो, राइट? दैट इज सिंपल। मैंने बोला ना, ये है कि ढूंढ के लाना। अलग अलग लिखे हो तो बिल्कुल पूछा, अच्छी बात है, लेकिन अब रास्ता मिल गया तो फॉलो करो। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिवाइज द थिंग। और फिर भी कोई चैप्टर में अगर दिक्कत आ रही है तो जस्ट आस्क, उसमें हेल्प आउट कर देंगे कि इसमें मिनिमम क्या करना है। पर ऐसे कोई 2-3 चैप्टर हो सकते हैं 38 में से, ये नहीं है कि 35 की लिस्ट भेज दी, बता दो इनमें क्या करना है, ऐसा नहीं होगा। सो दैट इज सफिशिएंट आई थिंक। और चीजें इसको करके देखो, है ना? एक 7-8 दिन का टाइम लो और जो बोला है ये करके देखो। इसमें क्या प्रॉब्लम आई है वो भी डिस्कस कर लेंगे, और क्या बेनिफिट हुआ है वो भी देख लेंगे, और क्या नुकसान हो रहा है वो भी देख लेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप में विश्वास रखो बेटा, तुमने इंप्रूव करा है, तुम आगे भी अच्छा करोगे। दैट इज द थॉट ऑलवेज शुड बी देयर इन योर माइंड। ये हमेशा अपने माइंड में होना चाहिए, उतने कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। और मैं बोल रहा हूँ ना, किसी को लग रहा है कि यार मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, आप PYQ उठा के करके देखो, ऐसे स्मूथली होंगे। कल मैं एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर के PYQ सॉल्व करवाने के लिए ला रहा था। मेरे को समझ में नहीं आया, बच्चे जैसे क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व क्या करवाऊंगा मैं? क्वेश्चन पूरा पढ़ूं उससे पहले तो आंसर दे रहा बच्चा। तो पेपर टफ नहीं आता है बेटा, लेकिन टेस्ट पेपर जो होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी बनाते हैं हम, इसलिए तुमको ऐसा लगता है हमारा कुछ भी कवर नहीं हो रहा है। सो डोंट बी पैनिक, डोंट रश हियर एंड। बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ पिछले साल जैसी चीजें हुई है, पिछले साल भी 1-1.5 महीने पहले ऐसे ही हो रहा था, ऐसा फियर इनकम। बेटा पिछले साल भी यही फीलिंग आ रही थी, एंग्जाइटी हो रही थी। एग्जाम इज नेवर टफ इन द लाइफ, हाँ, मतलब नेवर इजी इन द लाइफ। टफ तो होती है एग्जाम इज नेवर इजी। तुम्हारी जगह मेरी भी होगी तो मेरी भी हालत वही होनी है। बट मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा तुमसे, क्या तुम लास्ट ईयर से इम्प्रूव करे हो सब्जेक्ट में? तुमको ये फीलिंग है? और अगर ये है तो गारंटेड तुम्हारे लास्ट ईयर से बेटर रैंक आएगी। ये चीज मैं लिख के दे रहा हूं। कितनी बेटर आएगी ये डिपेंड करता है इसको कितना काम रखते। दैट्स इट। तो वो चीजें तो होगी। और ये कहना बड़ा आसान होता है, बोल दूं कि भाई इसमें डरने का क्या है, डर के आ गई जीत है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तुम एक पेपर दे दोगे, सर आपका टेस्ट ले रहे, मेरे को भी एंजाइटी हो जाएगी। बट ठीक है, वी हैव टू डील विद स्मार्टली। जितना आएगा कंफर्टेबली करेंगे। मैंने बोला ना कि लेक्चर लेते हुए कई बार सिचुएशन बनती है, आज मैडम आ नहीं रही, जाओ लेक्चर लो। अब वो टॉपिक रिवाइज तो किया नहीं, लेक्चर कैसे ले? तुम भी तो यही करते हो। अभी बोल दूं टेस्ट कल होगा, अरे क्या हो गया यार, 2 चीज नहीं याद आएगी, दैट्स इट। आपको डील करना है, ठीक है, उस सिचुएशन में देखेंगे।
इतना स्ट्रांग नहीं बनोगे तो फिर तो मैं बोलता हूँ ना कि वो पेशेंट ऐसा खुला हुआ आएगा एक्सीडेंट के बाद, उसको देख के डॉक्टर ओ माय गॉड गया, उसका तो इलाज करो, डॉक्टर का भी इलाज करो। ऐसे डॉक्टर थोड़ी चाहिए यार। सिचुएशन से डील करना आना चाहिए। पेपर टफ भी होगा, पेपर इजी भी होगा। अभी और भी सेशन हम लेंगे और उस पर ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इफ पेपर इज वेरी इजी, व्हाट इफ पेपर इज वेरी टफ। सो रेगुलरली आपके साथ जुड़े रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और फाइनली ये वर्ड लेकर जाओ, तुम सब अच्छा करोगे एग्जाम में और बहुत अच्छा करोगे, दैट इज गारंटेड। सो विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द कंसर्न। बहुत लंबा स्ट्रेच हो गया, हम सोच के आए थे 40 मिनट में 20 तू बोल लेना, 20 मैं बोल लूंगा, 1.5 घंटा तो ये हो गया यहाँ पर, राइट। तो बेटा दैट इज व्हाट वी वांट यू टू कीप योर मोटिव हाई, दैट्स इट, है ना। सो थैंक यू एवरीवन, राइट। और मिलते हैं फिर और चीजें डिस्कस करेंगे।